गुजरात के जो जिले सबसे छोटे हैं उसमें एक नवसारी जिला है। सिर्फ 5 तहसील का जिला, और वो भी ये जिला ऐसा है कि जिसके पूरब में मेरे आदिवासी भाई सेवा कर रहे हैं और पश्चिम में मेरे सभी सागर खेड़ू भाई गुजरात की प्रगति की चिंता करते हैं। ऐसा एक छोटा सा जिला, जब एक कार्यक्रम की रचना हो रही थी तो मैंने सुझाव दिया था कि एक छोटा सा हॉल हायर कर लीजिए, बहुत छोटा जिला है, वहां कर लेंगे कार्यक्रम। तो मेरे जिले के सारे साथी मुझ पर हंसने लगे कि क्या नरेंद्र भाई हमारे जिले को आप इतना छोटा मानते हैं। मैंने कहा छोटा नहीं मानता हूं, लेकिन गुजरात के सबसे छोटे जिलों में से है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहां किसी बड़े जिले को भी टक्कर लें ऐसा कार्यक्रम हम करके दिखाएंगे। मैंने आज जो यहां प्रदर्शन ही देखी, अनेक नई कल्पनाएं हैं उसमें, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। मैं करीब आधा पौना घंटा उसमें घूम रहा था, देख रहा था, तो हमारे साथी कहने लगे, हमारे सरकार के अधिकारी कहने लगे, साहब जरा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे मंच पे पहुंचना है। मेरा इतना देखने का मन कर रहा था, और मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि बीच बीच में जब आपको मन कर जाए, थोड़ा पैर हल्का फुल्का करना है, तब प्रदर्शन देखने के लिए जरूर जाए। मित्रों, मैंने कल्पना नहीं की थी जब मैंने सद्भावना मिशन का हर जिले में जाने का निर्णय किया, तब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ हजारों की तादाद में और भी बंधु भगिनी उपवास करेंगे। मुझे अभी बताया गया करीब 8,500 लोग यहां ऐसे हैं जिन्होंने आज मेरे साथ उपवास करके इस सद्भावना मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प किया है। ये उपवास का निर्णय करके मेरे इस कार्य में समर्थन करने वाले मैं सभी भाइयों बहनों का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मैं शाम के समय बहुत विस्तार से मेरा भाषण करने वाला हूं। अभी तो सिर्फ आपका स्वागत करने के लिए मैं खड़ा हूं। एक कार्य को इतना जनसमर्थन हो, इसका कारण क्या है? ये सद्भावना मिशन ये कोई नरेंद्र मोदी की खोज नहीं है, ये कोई गुजरात सरकार की खोज नहीं है, ये कोई गुजरात के मुख्यमंत्री को वन फाइन मॉर्निंग एक बड़ा गजब का विचार आ गया, ऐसा नहीं है। ये सद्भावना हजारों साल से हमारे रक्त में बह रही है, हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारे मन मंदिर का हिस्सा है, हमारी भावनाओं का अधिष्ठान है। और उसी के कारण तो हमारे पूर्वजों ने मंत्र दिया था, वसुधैव कुटुंबकम का। ये वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भीतर अगर सद्भावना नहीं होती तो कभी जन्म नहीं लेता है। आज हम उस हमारे पूर्वजों के मंत्र को चरितार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का सपना लेकर के हम चले। हमारे ही तो पूर्वज थे, उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया था
अगर उस मंत्र को आज दुनिया समझे तो दुनिया में से ये आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाए, कोई जरूरत ना पड़े, सिर्फ उस हमारी भावना को, हमारे उस मंत्र को समझे। हमारे पूर्वजों ने कहा था, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको भिन्न भिन्न तरीके से व्याख्यायित करते हैं। अगर इस सत्य को मान लिया जाए तो कौन ऊंचा कौन नीचा ये सवाल ही नहीं खड़ा होगा। तुम इस परमात्मा को मानोगे तभी मोक्ष मिलेगा, और उस परमात्मा को मानोगे तो नरक मिलेगा, ये विचार ही नहीं रहेगा। परमात्मा एक है, उसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। कोई मस्जिद में जाके नमाज करता है, कोई गुरुद्वारे में जाकर के ग्रंथ साहब को नमन करता है, कोई अरिहंत को पूजा करता है, कोई पारस के अज्ञानी में जाकर के अग्नि की पूजा करता है, कोई शिवालय में जाता है, कृष्ण के मंदिर में जाता है। रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अंतिम स्थान सबका एक ही है। ये विचार हमारे पूर्वजों ने दिया। हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं कहा था कि जब तक तुम वो रास्ता छोड़ करके हमारे रास्ते पर नहीं आते तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये विचार कभी इस धरती में पैदा नहीं हुआ। हम वो लोग हैं जो हर विचार का सम्मान करने वाले लोग हैं, हर परंपरा का आदर करने वाले लोग हैं, हर पूजा पद्धति का सम्मान करने वाले लोग हैं, हर ग्रंथ का आदर करने वाले लोग हैं। ये हमारी विरासत है। आज जो गुजरात विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा है, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार अच्छी चल रही है इसलिए विकास हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार को निकालने में सफल हुए हैं इसलिए लोगों की सेवा हो रही है। कुछ लोगों को लगता है सामान्य मानवीय की जरूरियातों पर जोर दिया जाता है इसलिए आम आदमी को सरकार अच्छी लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि औद्योगिक विकास आने के कारण नौजवान को रोजी रोटी मिल रही है इसलिए सरकार अच्छी है। किसानों को लगता है कि पहले पानी भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, पैदावार भी नहीं थी, अकाल की नौबत रहती थी, अब पानी भी है, बिजली भी है, फसल भी है, कृषि भी अच्छी है, इसलिए उनको सरकार अच्छी लगती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग कारणों से ये सरकार भाती है, ये सरकार अच्छी लगती है। वो कारणों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि गुजरात के विकास के अंदर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी शक्ति है जिसने देखते ही देखते 10 साल के भीतर पूरे विश्व में गुजरात का डंका बजा दिया। वो कौन सी ताकत, वो कौन सी शक्ति है? भाइयों बहनों, मैं जिले जिले में जाकर के डंके की चोट पर दुनिया को बताना चाहता हूं। वो शक्ति है मेरे 6 करोड़ गुजरातियों की एकता की शक्ति। वो शक्ति है मेरे 6 करोड़ गुजरातियों ने शांति का जो रास्ता अपनाया है उसके कारण। वो शक्ति है मेरे 6 करोड़ गुजरातियों के भाईचारे की शक्ति है, और उसके कारण आज गुजरात के विकास की गति दुनिया के अंदर लोगों को नजर आने लगी है। भाइयों बहनों, हमें मालूम कैसे दिन देखे हैं गुजरात ने। 1980, 1985 उन दिनों को याद कीजिए। इस राज्य का कोई शहर ऐसा नहीं होता था कि जहां कर्फ्यू की नौबत ना आती। रास्ते चलते चाकू चलते, पतंग चगाने में झगड़ा हो जाए, कौमी दंगे हो जाते, एक की साइकिल दूसरे पे टकरा जाए, आग लग जाती।
किसी धर्म स्थान के आगे से बाजे बजाते हुए शादी निकलती है, शादी बारात, तो पथराव हो जाता था। वो दिन हमने देखे थे। एक दूसरे को मारने काटने पर लगे रहते थे। 1980-85 के वो दिन भूलना मत भाइयों। उस कठिन दौर से हम गुजरते थे। और जब दंगे होते तो गरीब आदमी भूखा मरता था। ऑटो रिक्शा वाले की ऑटो रिक्शा नहीं चलती थी। छोटा दुकानदार है, बेचारे की दुकान जला दी जाती। गरीब मां बेटा शाम को घर आएगा इंतजार करती थी, बेटे का शव आता था। इस राज्य में बच्चा पैदा होता था, वो मां बोलना बाद में सीखता था, मामा बोलना बाद में सीखता था, पप्पा बोलना बाद में सीखता था। वो पहले सीखता था कर्फ्यू शब्द को। बच्चे को कर्फ्यू शब्द का अर्थ मालूम था। आज जो बच्चा 8-10 साल का हुआ है, उसे कर्फ्यू क्या होता है मालूम तक नहीं। ये शांति का हमने अनुभव किया है। इस शांति के कारण हमारी शक्ति कितनी बड़ी है, ये हमने एहसास किया है। ये भाईचारे के मार्ग के कारण हम गुजरात को कितना नई ऊंचाइयों पर ले जा पाए, ये हमने अनुभव किया है। और जो चीज सिद्ध हुई है, उसको बार बार स्मरण करना चाहिए। मैं अब तक इन विषयों पर नहीं बोलता था, क्योंकि मैं दुनिया को पहले करके दिखाना चाहता था। मैं दुनिया को सबूत देना चाहता था कि शांति, एकता, भाईचारा ये कैसे अर्जित किया जा सकता है, ये मैं दुनिया को दिखाना चाहता था। और 10 साल की तपस्या करके ये हमने सिद्ध किया है। और जब सिद्ध किया है तो डंका की चोट पर दुनिया को दिखाना है कि आप भी अगर प्रगति करना चाहते हो तो जातिवाद के जहर को छोड़ो, भारत मां के पुजारी बनो, ये देश आगे बढ़ने लग जाए। मैं देश के अन्य राज्यों को कहना चाहता हूं, ये शहर और गांव के झगड़े किसी का भला नहीं करेंगे। ये जाति जाति के बीच का तनाव किसी का भला नहीं करेंगे। ये जाति जाति के जहर ने एक कौम को दूसरी कौम से टकरा दिया है, ये कभी किसी का भला नहीं करेंगे। अपने गुजरात में भी एक जमाना था, वो मानगढ़ कौन भूल सकता है, कितने लोगों को एक साथ मार दिया था, क्योंकि वो किसी एक जाति की मां से गोद से पैदा हुए थे। दूसरी जाति के लोगों ने उनको मार दिया। क्या निकाला? भाई भाई के खून का प्यासा हो जाए, क्या निकलेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने लगातार एकता की कोशिश की, शांति की कोशिश की, भाईचारे की कोशिश की, और 6 करोड़ गुजरातियों ने 6 करोड़ गुजरातियों की एकता के मंत्र को जी करके दिखाया है। और इसलिए सफलता के कारण मुख्यमंत्री मोदी नहीं है, सफलता का कारण ये उपवास पे आए हुए मेरे भाइयों बहनों 6 करोड़ गुजराती है। हम जितनी एकता की तारीफ करेंगे, जितनी शांति की तारीफ करेंगे, जितनी सद्भावना की तारीफ करेंगे, जितनी भाईचारे की तारीफ करेंगे, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। और इसी ताकत को लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। हमें गरीब के घर में रोशनी लानी है, हमें गरीब के आंसू पोंछने हैं। और ये हमारी सद्भावना का असर देखिए। उड़ीसा के अंदर बाढ़ आई, अनेक लोग बाढ़ के कारण तबाह हो गए। जैसे अभी धर्मेंद्र जी प्रधान उड़ीसा की गरीबी का वर्णन कर रहे थे, एक तो गरीबी और ऊपर से आपत्ति का संकट, उन बेचारों का क्या हुआ होगा। कुछ दिन पहले जब ये सारी जानकारियां मेरे पास आई
तो मैंने सूरत और हमारे नवसारी के मित्रों को कहा कि हमने भी कुछ न कुछ मदद हमारे उड़ीसा के भाई बहनों को करनी चाहिए। ये हमारा मानवीय कर्तव्य है और यही तो हमारी सद्भावना है। और दूसरा, उड़ीसा के लोग मेरे गुजरात में पसीना बहाते हैं। मेरे गुजरात की समृद्धि में उड़ीसा के भाई आकर के दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनके भाई लोग जब परेशान हो तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है। और इसलिए कुछ मात्रा में यही के नागरिकों के माध्यम से हमें जो सहाय मिली है वो आज शाम को हम उड़ीसा में हमारे जो दो नेता आए हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और बहन सुषमा जी, उनको आज हम अर्पित करने वाले हैं। और करीब 6-7 ट्रक भर करके ये सारा सामान हम उड़ीसा पहुंचाने वाले हैं और उन्हीं के माध्यम से उन गरीब दुखियारे लोगों तक ये हमारे सद्भावना मिशन का संदेश पहुंचेगा। और आज करीब 80,000 से ज्यादा हमारी मां बहनों के लिए हम साड़ी भेज रहे हैं उड़ीसा। करीब 12,000 परिवारों के लिए गर्म ब्लैंकेट भेज रहे हैं। 50,000 से ज्यादा उड़ीसा में गमछा पहनने की पुरुषों में परंपरा है। 50,000 से ज्यादा गमछा पहुंचा रहे हैं। उसी प्रकार से दवाइयां भेज रहे हैं, टैबलेट भेज रहे हैं। ये सारी सुविधाएं उड़ीसा के हमारे भाइयों बहनों के लिए आज हम सद्भावना मिशन के समारोह से उनको अर्पित करने वाले हैं शाम को। लेकिन मैं इस योगदान देने वाले सभी नागरिकों का, संस्थाओं का आभारी हूं कि हमारी इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और उड़ीसा में दूर हिंदुस्तान के पूर्व छोर पर हमारे जो भाई दुखी हैं, उनके दुख में शरीक होने का हमें भी अवसर दिया। हम भी उड़ीसा के दुख के शरीक हैं। वो सोमनाथ की भूमि, ये सोमनाथ की भूमि है, वो जगन्नाथ की भूमि है, दोनों भूमि हमारी हैं। उनका दुख हमारा दुख है, इस दुख को बांटना ये हमारा कर्तव्य है। इस सद्भावना मिशन से हम एक पूरी शक्ति के साथ और करीब 8-8.5 हजार लोग उपवास पर बैठना, मैं आपके संकल्प को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और हजारों की तादाद में लोग यहाँ इस पूरे मंच पंडाल में है, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। शाम को बहुत विस्तार से मैं अपनी बात आपके सामने रखने वाला हूं और आने वाली दिशा में हम कहां जाने चाहते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। दिन भर अनेक विषयों पर आपको सुनने को मिलेगा। अनेक यहाँ अपने नवसारी जिले के ही कलाकारों के माध्यम से बहुत रसास्वाद होगा। उन कलाकार मित्रों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। जय जय गरवी गुजरात। बोलो भारत